हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंडिया इंडोनेशिया रिलेशनशिप देखा था। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड में जो आने वाले कंट्रीज हैं, बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, जो आसियान के मेंबर भी हैं, उनके साथ भारत के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, हालांकि वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर ही फोकस नहीं है, जबकि वो एक 360 डिग्री विजन को दिखाता है। जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था, वो ओमनी डायरेक्शनल है, चारों दिशाओं में है, सभी दिशाओं में। जो इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड की कंट्रीज में आप देखोगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तो है ही हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया के भी कंट्रीज हैं, आते हैं इसमें। इसी तरीके से मंगोलिया, इसी तरीके से जो वेस्ट के कंट्रीज हैं और जो ईस्ट के भी कंट्रीज हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इस तरीके से जो भी इंडिया के पेरीफेरी में आने वाले कंट्रीज हैं, वो एक तरीके से एक्सटेंडेड नेबरहुड में आते हैं और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास पे हमने सिंगापुर और इंडोनेशिया पे देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इंडिया एंड थाईलैंड रिलेशनशिप। थाईलैंड और इंडिया के रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, तो ये काफ़ी ऐतिहासिक संबंध है। ऐतिहासिक कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि यह काफ़ी पहले से चला आ रहा एक रिलेशनशिप है, बहुत ही प्रगाढ़ रिलेशनशिप है। अगर आप इसकी रूट ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये एंशियंट इंडिया तक चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो थाईलैंड है, यहाँ के जो कल्चर है उसमें काफ़ी कुछ आपको समानता दिखाई देगी। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन कल्चर के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप थाईलैंड का लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। थाईलैंड, दिस इज थाईलैंड, ठीक है। और ये अंडमान सी के साथ जुड़ा हुआ है। अंडमान, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें ये मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करता है अंडमान के साथ। और ये इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, जो इधर जा करके साउथ चाइना सी में को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये एक थाईलैंड का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो यहाँ पे मलक्का जलडमरू मध्य है, मलक्का स्ट्रेट, जो कि चाइना के लिए एक डायलेमा बना हुआ है। तो ये बार बार चीज़ें याद करने की इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम अपने आंसर में नेचुरली उन सब चीज़ों को लिख सकें जो जिस तरीके की हमने पढ़ाई करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो दोनों देशों के जो है, इंडिया जैसा कि हमने अभी बात करा कि एक्सटेंडेड नेबरहुड में आते हैं, मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इसका जो सागर है अंडमान सागर, उसके माध्यम से। और जो ये बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसका जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। सामाजिक और सांस्कृतिक जो इंट्रैक्शंस हुए हैं पहले, और बहुत व्यापक स्तर पर जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट, लोगों से लोगों का संपर्क रहा है, इस पर आधारित है, ठीक है। और एक जो है कॉमन है वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो इंडिया में, जिसका ओरिजिन है इंडिया से, वो स्प्रेड हुआ था दुनिया के और देशों में। तो इसी तरीके से बुद्धिज्म जो है थाईलैंड में भी फैला है। और यहाँ जो रेगुलर जो तीर्थयात्री हैं वो इंडिया में आते रहते हैं, ठीक है। तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग, थाईलैंड के लोग, इंडिया के जो वेरियस जैसे जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, लाइक आप देखोगे नालंदा हो गया, ठीक है, जहाँ जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, वहाँ वहाँ पे सारनाथ, वहाँ वहाँ पे ये टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया हुआ है इन जो थाईलैंड है बुद्धिज़्म में। इसी तरीके से जो थाईलैंड का, वहाँ का जो थाईलैंड का लोकल आर्ट, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, स्कल्पचर, डांस, ड्रामा एंड लिटरेचर है, वहाँ पे बहुत सारे आपको हिंदू एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। वो उसमें से बहुत सारे में हिंदू एलिमेंट्स अभी भी हैं। और इसी तरीके से थाईलैंड की जो लैंग्वेज है, उसमें पाली और संस्कृत का इन्फ्लुएंस भी उस पर दिखाई देता है। और यहाँ पे एक बड़ा जो है इंडियन डायस्पोरा रहता है, जो थाईलैंड में काम भी करते हैं। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बॉन्ड्स हैं दोनों देशों के बीच में। थाईलैंड में इंडिया के टूरिस्ट भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। थाईलैंड इंडियंस का एक तरीके से काफ़ी फेवरेट एक टूरिज्म प्लेसेस है, ठीक है। और क्योंकि थाईलैंड जो है एवरेज मीडियम, जो इंडियन मीडियम क्लास के इंडियंस हैं
उनके बजट में भी आ जाता है, तो इसलिए भी बड़ी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ की यात्रा करते हैं, मतलब विजिट करते हैं, टूरिस्ट एज ए पर्यटक यहाँ पे जाते हैं। ये देखिए कुछ अवशेष अवशेष क्या, कुछ आर्किटेक्चर्स वहाँ के हैं जिसमें आपको हिंदू रिलीजियस गॉड्स इन सब के अवशेष यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे एक एरवाना सरीन है, ठीक है, बैंकॉक में, वहाँ पे एक हिंदू देवती का आपको यहाँ पे स्कल्पचर दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पे ये गणेश जो है काफ़ी फेमस है, और ये चैचोएंगो साओ प्रोविंस है वहाँ पे थाईलैंड में, वहाँ पे है ये स्कल्पचर। इसी तरीके से पूरे थाईलैंड में जो उनके मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जो पुराने मंदिर भी हैं, वहाँ पे भी इंडियन हिंदू एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। ये सब देख करके एक जिज्ञासा आपके मन में बन रही होगी कि आखिर में ये एलिमेंट्स थाईलैंड में कैसे दिखाई देते हैं। तो थाईलैंड पहले जो है कंबोडिया का भी पार्ट था, और कंबोडिया में एक किंगडम था खमेर, ठीक है, खमेर किंगडम था, और इस खमेर जो डायनेस्टी थी, इसके जो रूलर्स थे वो हिंदूइज्म को फॉलो करते थे, हिंदुइज्म। और ये जो थाईलैंड है ये खमेर शासकों के अंतर्गत आता था, तो इसलिए जो है उसमें वहाँ पे काफ़ी हिंदू जो एलिमेंट्स हैं आपको दिखाई देते हैं थाईलैंड में। खमेर जो किंगडम है, खमेर जो राजवंश था वहाँ पे उस टाइम से, और इनका जो है काफ़ी क्लोज रिलेशन था इंडिया के साथ, और ये हिंदुइज्म को एज ए रिलीजन परस्यू करते थे, फॉलो करते थे। इसलिए आप देखो कि इतनी क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हिंदू रिलीजन के अवशेष और हिंदू एलिमेंट्स जो है इनके आर्किटेक्चर में और इनके स्कल्पचर में दिखाई देते हैं। और पिछले कुछ दशकों से जो है रेगुलर जो पॉलिटिकल एक्सचेंजेस हो रहे हैं और ट्रेड बढ़ रहा है, और इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा भी बढ़ाया जाता है, थाईलैंड के द्वारा भी बढ़ाया जा रहा है। तो इन सब के कारण जो है एक कंप्रेहेंसिव पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में डेवलप हो चुकी है, ठीक है। एक कंप्रेहेंसिव पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में बन चुकी है, और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, वो जो थाईलैंड की एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, थाईलैंड की एक एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी है, ठीक है। और ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, पूरक बन जाते हैं। फिर अगर इंडिया एक्ट ईस्ट करेगा तो थाईलैंड उसके रास्ते में आएगा ही, ठीक है, और थाईलैंड अगर एक्ट वेस्ट फॉलो करता है तो उसके रास्तों में इंडिया नेचुरली आएगा। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इसलिए भी जो है ये काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन दोनों के बीच में बनने की संभावना रहती है। और दोनों देश जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों देश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, और ये जो इनका जो नज़दीकी संबंध है वो आसियान, ईस्ट एशियन समिट, बिम्स्टेक ग्रुपिंग्स में और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। आप मेकोंग गंगा में भी देख सकते हो, और इसी तरीके से एशिया कोऑपरेशन डायलॉग्स में भी दिखाई देता है, इंडियन ओशन रिम में भी दिखाई देता है, दोनों के बीच में नज़दीकी संबंध, क्योंकि ये दोनों देश जो है इन सारे एसोसिएशन के मेंबर हैं जॉइंटली, ठीक है। इसी तरीके से आसियान इंडिया जो एग्रीमेंट है ट्रेड को लेकर के, और ये 2010 में लागू किया गया था, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया आसियान एफटीए है, ठीक है। इसमें भी जो फ्री ट्रेड एरिया है इसमें भी थाईलैंड है आसियान में, तो ऑब्वियसली नेचुरली इसके साथ कोऑपरेशन है, इसमें फ्री ट्रेड का कोऑपरेशन है, ठीक है। और ये 2014 में साइन किया गया था और 2015 में ये फोर्स में आ गया था। तो इस तरीके से इंडिया और थाईलैंड का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो कर रहा है, और साथ में दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस रिलेशनशिप का फ़ायदा और भी तरीके से उठाया जाए, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैसेट रिलेशनशिप बनाया जाए इसको। अगर हम बात करें जो
बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की, तो दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट कमीशन मीटिंग होती है, दोनों देश में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस भी हैं और डिफेंस डायलॉग भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे से होता है। तो ये एक बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो काम करता है दोनों देशों के बीच में और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से बात करें अगर हम। तो अगर बात की जाए मिलिट्री और सिक्योरिटी के रिलेशंस के बारे में, तो जो दोनों के बीच में संबंध है, सुरक्षा का संबंध है, वो एक तो कंस्ट्रक्टिव है और म्यूचुअली बेनिफिशियल है, मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, रचनात्मक आप कह सकते हो इसको है, और इस दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें जो है लैंड, सी एंड एयर डायमेंशंस भी शामिल हैं। ये सारे डायमेंशंस में इस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी रिलेशंस दोनों देशों के बीच में फल फूल रहा है और दोनों देशों को इससे काफ़ी बेनिफिट भी हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है। इसी तरीके से आतंकवाद और नशीले पदार्थों या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है, उसकी लड़ाई में भी दोनों के लिए एक आम चुनौती बनी हुई है या एक कॉमन चैलेंज बना हुआ है दोनों के बीच में। ठीक जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में कभी बात किया है कि जो एक ग्लोबल ट्रायंगल है वो यहाँ पे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग के लिए डेवलप्ड है, जिसमें जो है थाईलैंड है, जिसमें म्यांमार है, जिसमें लाओस है, जिसमें वियतनाम है। ये जो कंट्रीज है यहाँ पे ड्रग्स का काफ़ी एक व्यापार, बहुत इलीगल व्यापार जो है यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और ये इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी बड़ा चुनौती बना हुआ है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी ये जो इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग है उसकी वजह से काफ़ी अस्थिरता का सामना करना पड़ता है इंडिया को, और काफ़ी छोटे छोटे जो एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको उनको यहाँ पे इंडिया को हैंडल करना पड़ता है। जैसे जो अभी हम पिछले म्यांमार के साथ मिलकर के वहाँ पे जो सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी, तो इस तरीके से जो है दोनों देशों के कॉमन चैलेंजेस हैं लाइक टेररिज्म, नार्कोटिक्स एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है कि व्यापार के लिए जो अपराध है वो गैंग बना करके किया जाता है, गैंग के रूप में, और वो उसमें आपने सुना होगा थाईलैंड का डॉन टाइप का जो वर्ड्स है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से ही रिलेटेड है वो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन दोनों देशों के लिए चुनौती है, क्योंकि जहाँ पे भी ये ड्रग कार्टल्स वाली सिचुएशन बनेगी, जहाँ पे भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग का बिजनेस होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि छोटे छोटे जो ग्रुप्स डेवलप होंगे जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो एक तरीके से उन ग्रुप्स के बीच में एक क्राइम का रिलेशन बनेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे वो, या तो ड्रग ट्रैफिकिंग भी करेंगे और साथ में जो है और भी अपना एक्सपेंस करने की कोशिश करेंगे, हथियारों की तस्करी करेंगे और जो है क्राइम भी किया जाएगा उनके द्वारा। तो इस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग जो है सपोर्ट करती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी, और इसी तरीके से टेररिज्म को भी ड्रग ट्रैफिकिंग सपोर्ट कर सकती है, करती है, इनफैक्ट कर सकती है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो फंडिंग होती है टेररिज्म की, उसके कई सारे रास्ते हैं, फंडिंग्स के लिए कई सारे रास्ते हैं टेररिज्म के लिए। जैसे कि कुछ तो आप देखोगे कि फ्रंटलाइन कंपनीज में इनके होते हैं, कुछ फ्रंटलाइन कंपनीज भी होती हैं। इसी तरीके से ये जो इन इन रीजन्स में जो लोग इंडस्ट्रियल जो आउटफिट होते हैं उनसे वो लेवी वसूलते हैं या कमीशन लेते हैं। इसी तरीके से ये जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, ठीक है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, इससे इनको काफ़ी पैसे मिलते हैं। तो ये एक तरीके से इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसमें आता है ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जो है इसी तरीके के और भी जो इलीगल काम है वो। तो ये एक तरीके से टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए भी है। तो ये सारे जो है एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और यहाँ पे दोनों देशों के लिए, इंडिया के लिए भी और थाईलैंड के लिए भी एक बड़ी चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो ये कॉमन इंटरेस्ट पैदा करते हैं दोनों देशों का साथ जो है कोऑपरेशन के लिए। इसी तरीके से एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अगर हम बात करें तो इंडिया को आसियान और जो ग्रेटर इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ के अन्य जो रीजनल पावर्स हैं उनके साथ मिलकर
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया का जो महत्वाकांक्षा है वो ये है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपना पैर पसारे और वहाँ के देशों के साथ एक कोऑपरेशन डेवलप किया जाए, ताकि जो है चाइना को भी बैलेंस किया जाए। जो इंडिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, एनर्जी सिक्योरिटी है, ठीक है, जो रीजनल सिक्योरिटी है, जो हिंद महासागर में इंडिया के इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और इस साथ ही इंडिया एक रीजनल पावर के रूप में उभर पाए। उसके बाद एक ग्लोबल पावर के रूप में या ग्रेट पावर के रूप में भी इंडिया का उभार हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इस कॉपरेशन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। चाइना की जो चाइना का जो इमरजेंस है इंडियन ओशन में, चाइना का जो इंटरेस्ट है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन, आसियान रीजन में, ठीक है, और जो रीजनल जो अदर पावर्स हैं उनके साथ इंडिया का रिलेशनशिप काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो। रीजनल अदर पावर्स के आने का मतलब है कि जो भी आर्थिक शक्तियों के रूप में जो आसियान के कंट्रीज हैं उनके साथ संबंध इंडिया के काफ़ी मजबूत होने चाहिए, तभी जो है एक चाइना के खिलाफ जो है स्ट्रेटजिक बढ़त बनाई जा सकती है। और इस रीजन में थाईलैंड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टिकोण से। और जो इंडिया के 625 मिलियन लोग आसियान समुदाय में जो है रहते हैं और उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रही है, तो ये भारतीय बाजार के लिए जो है एक काफ़ी बढ़िया काउंटर पार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो इंडियन पीपल हैं, लोग हैं, वो आसियान कंट्रीज में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ पे जा भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे बड़ी मात्रा में। तो इस दृष्टिकोण से इंडिया के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो जाएगा कि इंडिया को वहाँ पे एक बाजार मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक कमर्शियल पार्टनरशिप की, तो दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। 1970 के दशक में थाईलैंड में भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल जो है $2 बिलियन का था, अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो लास्ट फ्यू ईयर्स have seen a rapid growth in bilateral trade which crossed 9 billion marked in year 2012 and 13। ठीक है, 9 बिलियन मार्क्स को क्रॉस कर गया। इसी तरीके से जो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है इंडिया थाईलैंड एफडीए के बारे में, वो भी बैंकॉक में 2003 में साइन कर लिया गया था। और उसका सेकेंड प्रोटोकॉल जो है अभी हाल ही में 2012 में, हाल ही में नहीं 2012 में इस पर सेकेंड प्रोटोकॉल पर भी सिग्नेचर किया गया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए दोनों देशों के बीच में। अगर हम बात करें एफडीआई जो है इंडिया में और इंडियन इन्वेस्टमेंट इन थाईलैंड में, इंडिया में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थाईलैंड से जो आता है, और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है थाईलैंड में उसकी अगर बात करें तो थाईलैंड 1970 के दशक में थाईलैंड में भारतीय जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था वो केवल कितना था, $2 बिलियन था 1970 के दशक में। और जो भारत से थाईलैंड में जो मुख्य जो सबसे इम्पोर्टेंट निवेश होते थे उसमें थे कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, सिरेमिक्स, ठीक है, और मेटल प्रोडक्ट्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स, इनमें जो है इंडिया के निवेश होते थे। और जो एक्चुअल इनफ्लो ऑफ द एफडीआई है थाईलैंड से इंडिया में, वो 2015 में $23.12 बिलियन था। ठीक है, $23.12 बिलियन। और जो थाई इन्वेस्टमेंट है, थाईलैंड में से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है वो बेसिकली आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत संरचना और संरचना या बुनियादी ढांचा, कुछ भी कह लीजिए आप इसको, इसी, और रियल एस्टेट में आता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें आता है, केमिकल्स, होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी आता है। फूड प्रोसेसिंग जो है अभी इंडिया में काफ़ी कुछ, जैसे इंडिया ने अपनी जब से अपने इकोनॉमी को लिबराइज किया था, एलपीजी को एडॉप्ट किया गया था, उसके बाद से फूड प्रोसेसिंग का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, और ये अभी भी एक काफ़ी पोटेंशियल सेक्टर है डेवलपमेंट का।
तो इसमें भी थाईलैंड से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो किसी भी जो खाद्यान्न है उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करना और उसकी लंबे मतलब जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है ताकि वो लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सके। कनेक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसका पता इसी से चलता है कि यहाँ पे हर सप्ताह लगभग 150 फ्लाइट्स, ठीक है, 150 फ्लाइट्स जाती हैं आती हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ये। और ये इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब दोनों देशों से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। 150 फ्लाइट्स पर वीक अगर आ रही है जा रही हैं तो मतलब कि लोगों की आवाजाही काफ़ी हो रही है, ठीक है। और भारत और थाईलैंड जो बिम्स्टेक फ्रेमवर्क है उसमें उसके तहत उनका जो है कोऑपरेशन है। और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जो एक भारत म्यांमार थाईलैंड जो त्रिपक्षीय राजमार्ग नेशनल जो सॉरी हाईवेज की बनाए जा रहे हैं, एशियाई हाईवेज नेटवर्क्स में बनाए जा रहे हैं। BTILS जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो है क्षेत्रीय जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसमें सुधार लाने के लिए काफ़ी क्लोजली सपोर्ट किया जा रहा है दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे का। तो कनेक्टिविटी के फील्ड में ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक्टिवली दोनों देश जो है काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कल्चर में कल्चरल जो रिलेशनशिप है इन दोनों देशों का, तो कल्चरल एक्सचेंजेस एक प्रोग्राम है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम दोनों देशों के गवर्नमेंट्स के बीच में, यही एक बेस है कल्चरल एक्सचेंजेस का, ठीक है। एक इंडियन कल्चर सेंटर जो है बैंकॉक में खोला गया था 2009 में। और जो कल्चरल एग्रीमेंट प्रोग्राम था 2019 16-19 के लिए, ये थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री इंडिया में आए हुए थे जून 2016 में, तब साइन किया गया था। और ये बहुत सारी बड़ी मात्रा में जो है इंडियन स्टडी सेंटर भी वहाँ पे थाईलैंड की जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इंडियन स्टडी सेंटर भी काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो थाईलैंड सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख लो एक हमने पीछे बात करी थी कि जो इंडियन जो हिंदू धर्म है वहाँ पे हिंदू धर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे सॉरी काफ़ी तेज़ी से नहीं, वो वहाँ पर जो वहाँ के आर्किटेक्चर हैं स्कल्पचर्स हैं उसमें दिखाई देते हैं। तो एक तरीके से कल्चरल जो बॉन्ड है वो काफ़ी पुराना है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। और भारतीय फिल्म और फूड फेस्टिवल के अलावा भी जो भारतीय संस्कृति मंडल है, कल्चरल ट्रूपर्स आप बोल सकते हो, मंडल को ट्रूपर्स बोलते हैं, ट्रोपेस, ठीक है। तो जो सांस्कृतिक मंडल हैं उनके बीच में भी रेगुलर विजिट होता है। जो फिल्म और फूड फेस्टिवल तो होता ही है, लेकिन सांस्कृतिक मंडलों की भी नियमित यात्राओं का आयोजन दोनों देशों के बीच में किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय और जो कई लोकल पार्टनर्स हैं उनके सहयोग से जो एम्बेसीज हैं 2014 में थाईलैंड में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था। थाईलैंड में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था। और इसका जो दूसरा वर्जन है वो भी मार्च मई 2015 तक में आयोजित किया गया था। और फिर इसी तरीके से 26 जून 2016 को चुलारगोकोर्न विश्वविद्यालय बैंकॉक में दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसमें करीब 6000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 6000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और ये सेकेंड योग, तो ये एक कल्चरल एफिनिटी को दिखाता है दोनों देशों के बीच में जो कल्चरल कोऑपरेशन है उसको दिखाता है। अब यहाँ पे हम एक बार देखते हैं इंडियन डायस्पोरा के को। तो इंडियन डायस्पोरा जो है एक अनुमान के तहत वहाँ पे करीब 2.5 लाख जो है इंडियन लोग थाईलैंड में हैं। और कई सदियों से उनकी जो पीढ़ियाँ
यहाँ पे रहते हुए आ रही हैं। और यहाँ मैक्स बहुत सारे लोगों के पास तो थाई नेशनलिटीज़ भी हैं, ठीक है। और अगर भारतीय समुदाय या भारतीय इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन लोग हैं? सिख हैं, पंजाबी हैं, गोरखपुरी हैं, तमिल्स हैं, सिंधीज हैं, ठीक है। ये लोग यहाँ पे रहते हैं। और जो भारतीय मूल के दो व्यक्ति थे उनमें उनको जो है 2006 में और 2010 में प्रवासी सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। थाईलैंड में प्रवासी सम्मान भी दिया गया था 2006 में और 2010 में। ये देखिए आप, जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब थाईलैंड गए थे तो इंडियन डायस्पोरा के कुछ बच्चे उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। इंडियन डायस्पोरा के होने की वजह से भी ये एक रीजन है कि वहाँ पे जो कल्चरल जो हिंदू एलिमेंट्स हैं वो और ज़्यादा जो है वहाँ पे प्रगाढ़ हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पे बिजनेस भी करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। तो ये अपना भी एक बिलीफ को वहाँ पे दर्शाने के लिए अपने इस्टेब्लिश करते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक कल्चरल एफिनिटी काफ़ी क्लोज है दोनों देशों के बीच में। और थाईलैंड जो है ये जो दो मार्केट्स हैं उनको काफ़ी भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है और कम्बोडिया, लाओ पीडीआर और म्यांमार के माध्यम से जोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है। लाओ पीडीआर का मतलब है लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो ये कंट्री है लाओस, उसका है। तो इन सब के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों को जो है थाईलैंड जोड़ने के लिए काफ़ी मजबूती से प्रयास कर रहा है। और जो हमारा जो बहुप्रतीक्षित भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज था, वहाँ उस पे भी जो है कनेक्टिविटी की काफ़ी संभावनाएं हैं। और विशेष रूप से समुद्री और हवाई जो क्षेत्रों में है उसका भी अधिकतम क्षमता से उपयोग किया जा सकता है। तो इस पर भी काम चल रहा है दोनों देशों के बीच में। और आर्थिक बढ़ावा देने के लिए जो दोनों पक्षों के राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो आरसीपी और बिम्स्टेक और एफटीए की जो डिलीवरी है उसको भी सुनिश्चित करेगी, ठीक है। आरसीईपी और बिम्स्टेक एफटीए की जो बात चल रही है वो दोनों देशों की जो पॉलिटिकल विल है उससे ही कंप्लीट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर अब हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो थाईलैंड आसियान, एपेक, बिम्स्टेक, आईओएआर, एसडीसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वैश्विक जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उन पर अच्छी तरह से इसकी जो है वो एस्टेब्लिश है। तो भारत के लिए विशेष रूप से जो मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर थाईलैंड से हम इस तरीके से जुड़ते हैं तो थाईलैंड का इन रीजन्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी नई जो पहल है वो अगली पीढ़ी के ऑटोमेटिव, एविएशन, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट जनरेशन की जो है ऑटोमेटिव एविएशन, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, डिजिटल इकोनॉमिक, हेल्थ केयर, बायोटेक, फ्यूल और बायोकेमिकल्स के क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी पैदा करती है। जो इस तरीके की नई इनिशिएटिव जो नौ लिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक और जो इनिशिएटिव है वो भी एक पार्ट है थाईलैंड 4.0। तो थाईलैंड की राष्ट्रीय रणनीति है थाईलैंड के विकास को लेकर के, उससे जुड़ा हुआ एक पार्ट है। और ये थाईलैंड को एक बहुत ही हाई इनकम वाले इकोनॉमी में बदल देगा, ठीक है। और तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में। जो 1.2 मिलियन इंडियंस जो है सालाना थाईलैंड की यात्रा करते हैं, थाईलैंड देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ काम से भी जाते हैं, लोग वर्क करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक हेल्दी पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स है वो दोनों देशों के बीच में एक पीपल, जो हमने पब्लिक डिप्लोमेसी की बात करी थी उस टाइप से इंडिया की ब्रांडिंग भी करते हैं वहाँ पे। और इंडिया की इमेज भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पे अच्छी बनी हुई है। तो इस तरीके से हमने देखा थाईलैंड और इंडिया का रिलेशनशिप। आप यहाँ पे देख सकते हो थाईलैंड का 4.0 जो स्ट्रेटजी है जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए,
उसमें एक यहाँ पे छोटा सा मैंने इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है जिसको आप समझ सकते हैं। स्मार्ट इंडस्ट्री, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट पीपल, इसका ये थीम है, इस पे फोकस है। यहाँ पे थाईलैंड 1.0 था, उसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था। थाईलैंड 2.0 में लाइट इंडस्ट्रीज एंड लो वेजेस पे फोकस किया था। और थाईलैंड 3.0 में हैवी इंडस्ट्रीज और एडवांस मशीन पे फोकस किया गया था। और अभी जो थाईलैंड 4.0 चल रहा है उसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन और स्मार्ट थाईलैंड पे काम किया जा रहा है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है किसी भी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो अभी हाल के जो परिवेश चल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव माहौल चल रहा है मार्केट इकोनॉमी में, उसके दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टिकोण से थाईलैंड का इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलने की संभावना है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया और सॉरी एक्सटेंडेड नेबरहुड के तहत ही हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं इंडिया और वियतनाम के संबंधों के बारे में। सॉरी, वियतनाम के संबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आप एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूँगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।